हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर टारगेट फॉर जुडिशियल सिलेक्शन में AIBE 19 के पर्पस से प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन लेकर आते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं AIB 14 का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी ने अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उनमें हमने 15, 16, 17, 18 करा चुके हैं और उनके अंदर आपने यह भी देखा होगा कि कुछ केस लॉज और सेक्शन जो है रिपीट भी हुए। तो ये शुरुआत करते हैं 14 प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर की। पहला क्वेश्चन है मुस्लिम लॉ से कि मोहम्मद अल्लाहदाद खान बनाम मोहम्मद इस्माइल खान का जो केस है वो किससे रिलेटेड है। तो ये पितृत्व की अभिस्वीकृति से संबंधित है, क्योंकि जो पर्सनल लॉ आते हैं इस एग्जाम के अंदर वो 4 मार्क्स के आते हैं। 4 नंबर का मुस्लिम लॉ एंड 4 नंबर का हिंदू लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक डिसीजन दिया था जिसमें मुस्लिम पति द्वारा 3 तलाक की जो घोषणा थी, तलाक तलाक तलाक, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो केस था सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम्स में तलाक तो काफ़ी प्रकार के होते हैं, बट मेनली जो यानी कि इम्पोर्टेंट और मेन टाइप्स जो है वो तलाकुल बिद्दत और तलाकुल सुन्नत था। ठीक है, नेक्स्ट है एक इमारत के आउटलेट पर आग्नेय शास्त्रों यानी कि हथियारों के साथ कुछ आदमी रखता है और जेड से कहता है कि वो जेड पर फायर करेंगे अगर जेड ने इमारत छोड़ने की कोशिश की। तो यहाँ पर ए क्या कर रहा है, अगर हम सीधी सी बात देखें तो यहाँ पर जो ए है वो सदोष परिरोध कर रहा है, क्योंकि सदोष परिरोध का मतलब किसी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, शारीरिक स्वतंत्रता, उसको प्रतिबंधित कर देना। और व्यक्तिगत जो सदोष परिरोध होता है उसमें अवरोध भी शामिल होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर गलत तरीके से जेड को रोक रहा है, गलत तरीके से जेड को कैद कर रहा है, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी, वो दोनों ही काम जो है यहाँ पर कर रहा है। ए जो है वो जेड की कंसेंट के बिना उस पर जेड पर जो है कुत्ते को कूदने के लिए उकसा रहा है। अब यहाँ पर ए का जो इरादा है वो जेड को चोट पहुंचाना है, तभी तो कुत्ते को उकसा रहा है जेड के ऊपर कूदने के लिए, उसको डराना है और खिजाना है, धमकाना है। तो यहाँ पर ए ने क्या किया है, तो ए ने जेड पर आपराधिक बल का प्रयोग किया, क्योंकि कंसेंट भी नहीं ली है और उसको डराने धमकाने के पर्पस से उसने ऐसा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जो है उसने अपने जानवरों को, मवेशियों को जेड के खेत में यह जानकर भी प्रवेश करने दिया कि उसकी फसल को नुकसान पहुंचा देंगे। तो यहाँ जो ए ने क्या किया है, शरारत रिस्ट्री का काम किया है। राइट ऑप्शन होगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आपको यहाँ थोड़ा सा ये बता दें कि यहाँ पर जो BNS के अंदर रजिस्ट्री है वो सेक्शन 324 के अंदर पढ़ेंगे और IPC के अंदर 425 में रजिस्ट्री की शुरुआत थी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है रॉन्ग था ये, इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जो तनख्वाह की बात करता है। यहाँ पर तनख्वाह का जो वर्ड लिया गया है, तनख्वाह से मतलब वेगरिंग से। वेगरिंग का मतलब क्या, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 30 में जो बाजी आप पढ़ते हैं उस बाजी से इसका सेंस ये कहना चाहते हैं कि जो बाजी है वेगरिंग है, वेगरिंग के सांपार्श्विक लेन देन वैध, यानी कि जब सेक्शन 30 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई बाजी का करार किया जाता है, उस बाजी करार के अंदर हार जीत को लेकर के जो लेन देन होता है वो लीगल है। कथन ये कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आर कारण जो है वो कह रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 30 के अंतर्गत केवल बाजी के समझौते को क्या किया गया है, रद्द घोषित किया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे कि ए सही है लेकिन आर गलत है। बी में कह रहे हैं कि ए गलत है लेकिन आर सही है। सी क्वेश्चन में है ए और आर दोनों सही हैं बट आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर ये कथन कांड का क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, बट इसमें अगर हम आपके समक्ष एक बात ये करें कि जब आपने सेक्शन 30 पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वहाँ पर बात की गई है शून्य करारों की, यानी कि बाजी की संविदा के बाजी करार के अंतर्गत बाजी जो करार हैं जिनमें मानो किसी काम को करने के लिए क्या लगाई जा रही है, शर्त लगाई जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या वो जो शर्त है वो लीगल मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 7 का जो है राइट ऑप्शन होगा हमारा डी वाला, कि ए और आर दोनों सही तो हैं और ये इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है कि भाई बाजी के अंतर्गत अगर आप लेन देन करो तो लेन देन तो भाई वो वैलिड ही है ना, बट इसको क्या किया गया, सेक्शन 30 के अंतर्गत वेगरिंग के समझौते को रद्द घोषित कर दिया। क्योंकि आप वहाँ पर जो लेन देन कर रहे हो भाई, लेन देन तो गलत तरीके से नहीं कर रहे हो कि भाई क्या कल बारिश होगी या नहीं होगी। अब वहाँ पर बारिश अगर हो गई तो एक हारेगा एक जीतेगा, इनके एक को लाभ और एक को नुकसान होना नेसेसरी है। ठीक है,
यहाँ पर राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। ये कह रहा है कि होल्डर टर्म में क्या शामिल है। टर्म होल्डर इंक्लूड, यानी कि जो होल्डर शब्द आपने पढ़ा होगा, होल्डर का मतलब होता है धारण करने वाला। तो यहाँ पर धारण करने वाले व्यक्ति, कौन कौन व्यक्ति चीज़ें होल्ड करता है, धारण करता है भाई। प्राप्तकर्ता पेई, वो भी धारण कर रहा है कोई चीज़ें। वाहक बैरियर, वो भी कुछ धारण कर रहा है। जो समर्थित है, एंडोस्ड पर्सन है, वो भी क्या कर रहा है, धारण कर रहा है। तो यहाँ पर होल्डर शब्द के अंदर ये सभी शामिल माने जाएंगे। विधि शब्द का क्या मतलब है। रूल ऑफ लॉ मीन्स, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है भाई, कानून के समक्ष समानता, कानून की सर्वोच्चता, कानूनी भावना की स्वतंत्रता, यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सुपरमेसी ऑफ द लॉ, ठीक है, परडोमाइनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं रूल ऑफ लॉ का मतलब है ऑल ऑफ द एबव। डी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिपीटिशन से, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बात की गई है कि जो को वारंटो है उसका मेन पर्पस क्या होता है। को वारंटो का मेन पर्पस क्या है, ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं अधिकार परीक्षा। तो देखिए, अधिकार परीक्षा का मतलब है कि आप किस हक से इस पद को धारण कर रहे हो। किसी पब्लिक ऑफिस को, सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण करने वाले व्यक्ति के लिए ये है कि वो उसको उस पद से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका राइट ऑप्शन है सी वाला, कि किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से, ठीक है, अवैध रूप से रहने वाले को हटाना। तो राइट ऑप्शन है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट से 11वां क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किस व्यक्ति का चरित्र, कौन से मैटर में व्यक्ति का चरित्र जो है प्रासंगिक नहीं, यानी कि वो कौन से किसी जिस व्यक्ति का जो चरित्र है वो रिलीवेंट नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि ये क्वेश्चन भारतीय साक्ष्य अधिनियम से है। अगर हम आज के रेफरेंस में देखें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 46 से 50 तक जो है वो कैरेक्टर के संबंध में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1872 वाला एविडेंस एक्ट देखें तो वहाँ सेक्शन 52 से सेक्शन 55 तक था कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि AIB 19 के अंदर दोनों ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमने आपको दोनों के बारे में बता दिया कि किसका कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद इसका अब ऑप्शन देख लेते कि भाई कौन सा रिलीवेंट नहीं है कैरेक्टर। तो यहाँ पर देखिए, आपराधिक मामलों में किसी अभियुक्त का पुराना वाला जो चरित्र है वो बिल्कुल रिलीवेंट होगा। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें अच्छे चरित्र के मुकाबले में पिछला खराब प्रमाणित करना, कि भाई अगर कोई किसी के अच्छे कैरेक्टर का दे रहा है तो उसका पुराना कैरेक्टर भी बताना होगा, ये फैक्ट भी रिलीवेंट होंगे। सी कह रहे कि जो सिविल केसेस होते हैं उनमें लगाएगा लांछित आचरण प्रमाणित होने वाला चरित्र ने नागरिक मामलों में क्षति की मात्रा को प्रभावित किया। तो देखिए, सिविल मामलों में अगर वो नुकसानी की मात्रा जो है वो कैरेक्टर से अगर प्रभावित हो रही है तो सिविल मामलों में कैरेक्टर रिलीवेंट होगा, अदरवाइज सिविल मामलों में रिलीवेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, जो बात करता है प्राथमिक प्रमाण की, प्राइमरी एविडेंस की, कि इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो प्राथमिक प्रमाण का है, कौन सा प्राथमिक प्रमाण का है। तो हम आपको यहाँ पर पहले ये बता दें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो प्राइमरी एविडेंस है उसके संबंध में प्रावधान 57 में किया गया है, 57 प्राइमरी एविडेंस, एंड 58 में सेकेंडरी एविडेंस की बात की गई है, जो 62 एंड 63 IPC के इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर पढ़ते थे। तो यहाँ पर कौन सा इसका प्रमाण माना है, देखो, न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सभी जानते हैं ये प्राइमरी एविडेंस है। मूल से बनाई गई प्रतियां, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, दस्तावेज की फोटो स्टेट प्रतियां, ये सभी जो हैं सेकेंडरी एविडेंस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले में के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसमें क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा वो आर्टिकल है जिसमें पार्लियामेंट को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के संबंध में कानून बनाने की पावर है। तो आर्टिकल 249 बात करता है, 13 का राइट ऑप्शन है ए वाला, जहां पर राज्यसभा ये डिसाइड करेगी कि कौन सा मैटर राज्य हित में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वाला, जिसमें यह केस आया है कि वो कौन सा केस था जिसमें कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि जीवन के अधिकार में, यानी कि जीवन जीने के राइट में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का केस है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर बी वाला। ध्यान रखिएगा, इस केस में कहा गया था आर्टिकल 21 के अंतर्गत कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, जिसमें यह कहा गया है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसके कौन डिसाइड करता है।
तो ये देखो लोकसभा का अध्यक्ष इस चीज़ को डिसाइड करता है। आर्टिकल 15 का राइट ऑप्शन है डी वाला। ठीक है, 15वें का सही उत्तर है डी। ये कह रहे हैं कि 10वीं शेड्यूल में जो निर्णय लिया जाता है, किसके लिए लिया जाता है यहाँ पर, प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ऑफ हाउसिंग, यानी कि जो हाउसेज होते हैं, जो सदन होते हैं, उनका जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके द्वारा लिया जाता है। सेक्शन 10 में शेड्यूल के तहत जो डिसीजन है राष्ट्रपति, न्यायाधीश या प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, यानी कि सदनों का जो प्रेसिडिंग यानी कि पीठासीन अध्यक्ष होगा उसके द्वारा लिया जाएगा, जो भी होगा। 16 का डी। ध्यान रखना 10वीं शेड्यूल के अंतर्गत को निर्णय जाता है एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत जो आता है, दल बदल। सीआरपीसी के कौन से सेक्शन के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है, तो ये हम बीएनएसएस के साथ देखेंगे। देखो सबसे पहले बात कीजिए सेक्शन 41 एडॉप्शन बी वाला। तो सीआरपीसी में सेक्शन 41 में ये बातें बताई गई थी, बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 35 में वो ग्राउंड बताए गए हैं कि जब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीआरपीसी से है। ये पूछे कि इनमें से कौन सा कोर्ट हत्या के केस में ट्रायल कर सकता है, तो देखिए सीधी बात है, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुख्य ये हत्या वाले मैटर्स को नहीं सुन सकते। कौन सुनेगा, कोर्ट ऑफ सेशन जो है सुनता है। रेड ऑप्शन है सी वाला। 22-23 में जो है बीएनएसएस के अंदर दंड का प्रावधान है, ठीक है, और 28-29 जो है सीआरपीसी के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें बात की गई है कि कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और मामलों से संबंधित क्या है। यहाँ पर देखिए, यानी कि कंपनी के जो आंतरिक प्रबंधन होता है और कंपनी के आंतरिक मामले होते हैं उनसे क्या संबंधित है। इट डील्स विद द इंटरनल मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ कंपनी। तो देखिए जो एसोसिएशन का अनुच्छेद होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, वो उसके मैनेजमेंट और केसेस के बारे में जो कैसे होते हैं इंटरनल है उनको संबंधित है उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कब अधिनियमित किया गया था, तो ये इसका राइट ऑप्शन है ए 1991 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21 है पर्यावरण प्रभाव आकलन, ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इस मैंडेटरी अंडर के तहत किसके तहत अनिवार्य है, ठीक है, यानी कि जो पर्यावरण प्रभाव आकलन है किसके तहत अनिवार्य इसको बनाया गया है, तो भाई ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है क्योंकि पर्यावरण से ही संबंधित है। राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो है एनआईए से है, जिसमें यह पूछा है कि इसके सेक्शन 138 के तहत क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्वेश्चन है द लायबिलिटी अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज, कौन सी लायबिलिटी है। देखो इसके अंतर्गत जो लायबिलिटी बनती है सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग वो बनती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, यानी कि कठोर दायित्व। क्वेश्चन नंबर आता है 23, जिसमें यह कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण एक्ट यानी कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य है, सार्वजनिक उद्देश्य और उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण के कानून में संशोधन करेगा ये अधिनियम। सार्वजनिक उद्देश्य और व्यवसाय के लिए, ध्यान रखना है आपको, पहले में इन्होंने यूज किया है सार्वजनिक उद्देश्य और उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण का, दूसरे में यूज कर रहे हैं कि सार्वजनिक उद्देश्य और व्यवसाय के लिए भूमि की खरीद के कानून में संशोधन का, तीसरा कह रहे हैं कि सार्वजनिक प्रयोजन और विनिर्माण के लिए भूमि संपत्ति के कानून में संशोधन करने का अधिनियम, डी कह रहे हैं कि सार्वजनिक उद्देश्यों और कंपनियों के लिए कोई भी पब्लिक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, यानी कि पब्लिक पर्पस हो सकता है, या फिर कंपनियों के किसी भी पर्पस के लिए भूमि अधिग्रहण के कानून के संशोधन का अधिनियम, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका डी वाला। ध्यान रखिएगा लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का मेन पर्पस क्या है कि जो सार्वजनिक उद्देश्य हैं, जो कंपनियां हैं, उनके लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कानून जो बनाए गए हैं उनमें संशोधन भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो मुस्लिम लॉ से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन के तहत एक मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है यदि उसका जो पति है वो कितने दिन तक वैवाहिक दायित्व निभाने में असफल रहा है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन दी हुई देखिए 3 साल, 3 साल हो गए, बट उसने अपना जो है कोई भी वैवाहिक दायित्व नहीं उसने यानी कि मैरिटल ऑब्लिगेशन को उसने परफॉर्म नहीं किया है, तो 3 साल हो चुके हैं, तो पत्नी यहाँ पर विवाह विच्छेद डिवोर्स की मांग कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो क्यूरेटिव पिटीशन है, ठीक है, यानी कि क्यूरेटिव उपचारात्मक याचिका की अवधारणा किस केस के अंतर्गत आई थी, तो बहुत ये फेमस केस है रूपा अशोक खुर्रा बनाम अशोक खुर्रा का केस है, ये ध्यान रखिएगा 2002 का है, बहुत लीडिंग केस है क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। नेक्स्ट है राइट टू फेयर लीगल एंड को भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत
एक फंडामेंटल राइट के रूप में कौन से केस में मान्यता दी गई थी। तो ये भी देखिए अपने टाइम का जो है मतलब ये भी गलत यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन रखा था, ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये कह रहे हैं कि सीआरपीसी की किस निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनियमितताओं से संबंधित है जो कार्यवाही शुरू करती है। तो यहाँ पर देखिए अनियमितताओं से संबंधित तो अगर हम देखें धारा दोनों ही है, 460 भी सीआरपीसी की और 461 भी, ठीक है। पर 460 में जो चीज़ें दी हुई हैं वो ये हैं कि कोर्ट जो है अनियमितता तो कर रहा है बट उनसे कार्यवाही दूषित नहीं हो रही, और 61 उनकी बात करता है जिनमें अनियमितताओं से कार्यवाही दूषित होकर शून्य हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा 461। अगर यही चीज़ हम BNSS के अंतर्गत देखें, यानी कि कब अनियमित कार्यवाहियों से मतलब उससे कार्य दूषित हो जाएगा, कार्यवाही और शून्य हो जाएगी, सेक्शन 507 के अंतर्गत प्रावधान किया गया। ध्यान से देखते रहिएगा सब। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि डिक्री का एक अनिवार्य तत्व नहीं है। सेक्शन 22 CPC के अंतर्गत जब देखते हैं डिक्री में क्या शामिल है, तो इनमें एक चीज़ वो है जो डिक्री नहीं मानी जाएगी। पार्टियों के अधिकारों का जो विशिष्ट निर्धारण होगा जिस आदेश के द्वारा, वो डिक्री है। निर्णय आदेश की औपचारिक अभिव्यक्ति, एक विज्ञापन जिसमें एक अपील एक ऑर्डर से मिली अपील के रूप में निहित है, अदालत के समक्ष सूट में किया गया निर्णय, बाद में किया गया डिसीजन। तो ये आप लोग सब सिंपल जानते हैं, सारी चीज़ सेक्शन 22 में यूज़ हुई है, बट कौन सी यूज़ नहीं है, सी वाली। राइट ऑप्शन है सी, ये डिक्री नहीं, डिक्री का अनिवार्य तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, जो कह रहे कि भारत में आवश्यक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है। रेजिड्यूरी पावर्स इन इंडियन में बी एक्सरसाइज्ड बाय, ठीक है, यानी कि इस प्रकार की रेजिड्यूरी पावर का जो है यूज़ कौन कर सकती है। तो रेजिड्यूरी पावर का यूज़ करने की जो पावर दी हुई है वो दी हुई है पार्लियामेंट को, संसद को, यानी कि ये एक तरीके से आवश्यक शक्तियाँ दी हुई, बट इनको हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ। आपने देखी होंगी बची कुछ शक्तियाँ किसके पास होती हैं, संसद के पास होती है। 248 जो है आर्टिकल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के। ये कह रहे कि IPC के अंतर्गत वो कौन से प्रावधान हैं जिनमें अपराधियों को क्या दंड दिए हैं, ठीक है, यानी कि IPC के प्रावधान के तहत अपराधियों को क्या दंड दिए हैं। आइए देखते हैं। मृत्युदंड और आजीवन कारावास, कठोर कारावास और साधारण संपत्ति जब्ती और जुर्माना, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल IPC के अंदर सारी पनिशमेंट जो है दी जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर IPC को, तो सेक्शन 53 में आप लोग को पनिशमेंट देखने के लिए मिलती थी, बट अगर हम बात करें BNS की तो उसके सेक्शन 4 में सारी पनिशमेंट दी हुई है, जिसमें कम्युनिटी सर्विस यानी कि सामुदायिक सेवा को अलग से ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है उसमें पूछा है कि M नागटन इस नियम को निम्नलिखित के कानून का आधार बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, पागलपन, ठीक है। M मैग्नाटन का जो केस था, ठीक है, M मैग्नाटन का, उसमें कौन से फैक्ट को शामिल किया गया था, इंसैनिटी, यानी कि 22 BNS एंड 84 IPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वह है जिसमें भारत के बाहर आर्बिट्रेशन की अपनी न्यायिक कानूनी सीट है। तो ऐसा भाटिया इंटरनेशनल बना बुक ट्रेडिंग के केस में कहा गया था, जो कि 2002 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट से है, जिसमें यह कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1956 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा कानून राजगामी होने पर लागू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1950 लेज डाउन फॉर द एस्टेट, कौन सा होगा। तो सेक्शन यहाँ पर है, देखिए राइट 29, सेक्शन 29 में आपको चीज़ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इनकेस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब हिंदू सक्सेशन एक्ट के शेड्यूल 1 में जो 2 क्लासेस दी हुई हैं उनमें से कोई भी वारिस नहीं मिलता है तो संपत्ति सरकार को चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 है, असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन के उपयोग से प्रभावित होने वाले प्रमाणीकरण को क्या माना जाता है। तो यहाँ पर इसे डिजिटल सिग्नेचर कहा जाएगा, रेड ऑप्शन है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, धारा 66F के तहत साइबर अपराध के लिए क्या सजा दंडनीय होगी। जैसा आप जानते हैं साइबर लॉ से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो अगर साइबर लॉ के सेक्शन 66F के तहत साइबर आतंकवाद किया गया तो सजा कितनी होगी।
कारावास से जो आजीवन तक का हो सकता है। राइट ऑप्शन है सी वाला सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J के संदर्भ में इंडस्ट्री का मतलब है। इसमें उद्योग से क्या मतलब है देखिए, बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, निर्माण या नियोक्ताओं को बुलाना, ठीक है, किसी भी तरह की कॉलिंग, सेवा बाजार, हस्तकला आदि या काम करने वालों का औद्योगिक व्यवसाय। तो सारे व्यक्ति ही जो है इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल होते हैं। राइट ऑप्शन है इसका डी वाला 36 का। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य नहीं, यानी कि यहाँ पर हमें गलत कथन बताना है। तो वो गलत कथन कौन सा है देखिए, एक सह स्वामित्व अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्त को आरोपित करने की स्वीकारोक्ति सिद्ध होगी। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति के संबंध में जो प्रावधान है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 30 के अंतर्गत थे और BSA 2023 के अंतर्गत यह प्रोविजन सेक्शन 24 में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन देखते हैं कि सह अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्त को आरोपित करने की स्वीकारोक्ति सिद्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वाला, एक पुलिस अधिकारी के पास किया गया कबूलनामा साबित नहीं किया जा सकता। तीसरा है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किसी व्यक्ति के सामने पुलिस अधिकारी की हिरासत से किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति साबित की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति की स्वीकारोक्ति किसी वस्तु के खोज की ओर ले जाती है तो यह साबित की जा सकती है। तो यहाँ पर हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, गलत कथन पूछे कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि एक सह अभियुक्त के द्वारा अगर दूसरे सह अभियुक्त को एक्यूज्ड को आरोपित करने वाले स्वीकारोक्ति सिद्ध होगी। एक पुलिस अधिकारी के पास किया गया कबूलनामा साबित नहीं किया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंट में किसी व्यक्ति के सामने पुलिस अधिकारी की हिरासत से किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति साबित की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट है कौन, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जो है किसी व्यक्ति के सामने पुलिस अधिकारी की हिरासत में व्यक्ति शब्द यूज हुआ है। यहाँ पर अगर अभियुक्त शब्द यूज होता तो शायद ये राइट आंसर होता। तो यहाँ पर इसका कौन सा सत्य नहीं है, तो सही आंसर होगा सी वाला, क्योंकि क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा वर्डिंग को चेंज कर दिया है। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का जो प्रमुख मामला है वो किससे संबंधित है, तो सेक्शन 38 जो है वो सह अभियुक्त की संस्वीकृति से ही संबंधित है। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति को जो है सेक्शन 24 BSA और सेक्शन 30 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 वाला, ये कह रहे हैं कि भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन द्वारा किस वर्ष में आयकर पेश किया गया था, यानी कि जो इनकम टैक्स है उसको सबसे पहले पेश किया गया था कौन से साल में, तो 1860 में इसको पेश किया गया था। राइट ऑप्शन है इसका सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें कि केस लॉ के संबंध में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति JC शाह ने किस केस में शक्ति का उपयोग कर, यहाँ पर पहले हम आपको ये बता दें कि क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर जो 41 है यह दोनों चैलेंजिंग क्वेश्चन थे जिनको बाद में स्किप कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। जैसा AIB 18 के अंदर हुआ कि 97 पर मेरिट लगी थी, जो वहाँ पर 92 पर थी, वहाँ पर लगभग 7-8 क्वेश्चंस जो थे वो निकाल दिए थे क्योंकि क्वेश्चन ही गलत तरीके से पूछा गया था। ऐसा ही AIBE 14 के अंतर्गत किया गया है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा 42 जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या न्यायालय के एडवोकेट का कर्तव्य नहीं होता। ये एडवोकेट एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनमें से एडवोकेट की कौन सी ड्यूटी नहीं है। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन नहीं करना, ठीक है, उस कार्यकारी समिति और संगठन की ओर से पेश नहीं होना चाहिए जिसका वह खुद एक सदस्य है। सी कह रहा है न्यायालय जो है ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होना जिसमें उसका निकट संबंध सदस्य है।
न्यायालय के समक्ष किसी मामले की प्रस्तुति के दौरान गरिमा और स्वाभिमान के साथ आचरण करना और न्यायालय के समक्ष कार्य करना। तो ये सारी ही ड्यूटी हैं उसकी, बट जो ए वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। इसका उल्लंघन 126 का उल्लंघन नहीं करना, तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ए 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि बार काउंसिल नियम के भाग 6 के अध्याय 2 के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा क्लाइंट द्वारा प्राप्त धन की किसी भी राशि के संबंध में एक एडवोकेट के कर्तव्य से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है ए। नियम जो है 5, वो क्लाइंट द्वारा प्राप्त धन की किसी भी राशि के संबंध में एडवोकेट के परफॉर्मेंस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 सीआरपीसी का है, पुलिस रिपोर्ट से संबंधित है। इन्होंने इसमें पूछा है कि सीआरपीसी के किन प्रावधानों को निम्नलिखित में से किस धारा से के तहत दिया गया। यानी कि पुलिस रिपोर्ट से संबंधित जो प्रोविजंस है वो सीआरपीसी में सेक्शन 173(2)(1) के अंतर्गत दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी का ही, जो ये कह रहा है कि इन एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत से संबंधित प्रोविजन कौन सा है सीआरपीसी का, तो वो 438 है। और अगर बीएनएसएस के अकॉर्डिंग देखें तो 482 में एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि अग्रिम जमानत। क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहे हैं कि बॉन्ड और जमानत बॉन्ड को रद्द करने से संबंधित प्रावधान जो हैं किस निम्नलिखित कौन सी धारा के अंतर्गत दिए हुए हैं कि बॉन्ड को और जो जमानत बॉन्ड होता है उसको रद्द करने से संबंधित प्रावधान 446A यानी कि 446A सीआरपीसी के अंदर है। राइट ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन एडवोकेट एक्ट से है 47 वाला, जिसमें कहा गया कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को खुद विदड्रॉ करने की शक्ति प्रदान कर रहा है, कि ऐसा कौन सा इस एक्ट का प्रोविज़न है जो बीसीआई को खुद विड्रॉ करने की शक्ति दे रहा है कि चीज़ों को वापस कर सकता है किसी भी स्टेट बार काउंसिल के समक्ष किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में। तो यहाँ पर 36 सेक्शन का सबसेक्शन 2, तो 47 का सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि किस कंपनी या प्राधिकरण के पास नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है। ये कह रहे हैं कि जो कंपनी या प्राधिकरण है उनके पास यानी कि कंपनी और ट्रिब्यूनल के पास जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अगर अवमानना की जाती है दंडित कर सकते हैं। किसके पास है 48 के अकॉर्डिंग, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, 48 का राइट आंसर है डी वाला। क्वेश्चन है हमारा 49 जो बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निहित स्वार्थ नहीं है, यानी कि इनमें से एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें किसी व्यक्ति का अपना स्वार्थ नहीं है। ए यह निर्धारित करता है कि उसकी मृत्यु पर संपत्ति सी की हो जाएगी इन्वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कि वेस्टेड इंटरेस्ट। टीपीए का क्वेश्चन है ये। ए यह निर्धारित करता है कि बी की मृत्यु पर संपत्ति सी की हो जाएगी। ए यह निर्धारित करता है कि अगर वो बी से शादी करता है तो संपत्ति सी की हो जाएगी। डी कह रहा है कि ए यह निर्धारित करता है कि 10 साल बाद संपत्ति सी की हो जाएगी। तो वेस्टेड इन्वेस्ट के अंतर्गत जो है राइट ऑप्शन होगा इसमें सी वाला। ठीक है, कि ए यह निर्धारित करता है कि अगर वह बी से विवाह करता है तो संपत्ति सी की हो जाएगी। ठीक है, ये किसी दूसरी घटना पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से है, जो कॉपीराइट के संबंध में बात करता है। ये कह रहे हैं कि कॉपीराइट कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ये कॉपीराइट कानून के संबंध में गलत की बात कर रहा है। कॉपीराइट केवल अभिव्यक्ति की रक्षा करता है, न कि विचार की। किसी तथ्य के संबंध में कोई कॉपीराइट नहीं है। किसी सरकारी कार्य में कोई कॉपीराइट नहीं है। कॉपीराइट के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। तो इनमें एक ही गलत ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। तो बाकी ए, बी और डी बिल्कुल सही है। सी गलत है कि सरकारी कार्य में कोई कॉपीराइट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सरकारी काम के प्रति भी कॉपीराइट होता है। 51 क्वेश्चन बात करता है कि एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उल्लंघन क्या माना जाएगा, कौन सा होगा इनमें से। तो यदि प्राधिकरण के बिना सामान में उस ट्रेडमार्क जैसे चिन्ह का यूज किया जाएगा,
उस ट्रेडमार्क का जो विज्ञापन है वो ऐसा है जो ट्रेडमार्क की प्रतिष्ठा के अगेंस्ट है, प्राधिकरण के बिना व्यापार के नाम के रूप में उस ट्रेडमार्क का यूज किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में जो है सारे सही होंगे, डी आंसर इसका सही, उपरोक्त सभी वाला। क्वेश्चन नंबर 52 बात करता है आजीवन कारावास से गुजर रहा एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति को जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अब यदि वह हत्या का प्रयास करता है और चोट पहुंचाता है तो उसे अब किस प्रकार से दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। यानी ये क्या कर रहा है, वो आजीवन कारावास से पहले ही गुजार रहा है, आजीवन कारावास से दंडित है। अब वो फिर हत्या का प्रयास करता है और चोट पहुंचाता है तो उसे कैसे दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो उसको तीनों में से कोई भी सजा दी जा सकती है, मृत्युदंड, उम्र कैद या फिर कैद, उपरोक्त सभी हैं, उसके काम के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएंगी। नेक्स्ट है 53, ये कहते हैं कि दहेज से संबंधित प्रावधान किसके अंतर्गत आते हैं। तो आईपीसी के सेक्शन, यहाँ पर देखिए आईपीसी हमें दिखाई दे रही है, तो अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के सेक्शन 304 बी में दहेज मृत्यु के संबंध में प्रावधान किया गया, राइट ऑप्शन होगा ए वाला। बट अगर हम आज देखें भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत तो सेक्शन 80 में जो है दहेज मृत्यु के संबंध में प्रावधान किया गया है, और दहेज मृत्यु के संबंध में प्रिजंप्शन कहाँ किया गया है, 118 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कि जो दहेज मृत्यु वाले मैटर्स होंगे उनमें न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि सामने वाले ने दहेज मृत्यु की ही की है जब तक कि वह उसको गलत या खंडन करने के लिए प्रूफ ना दे दे। और दहेज मृत्यु के लिए जो सजा है वो आपके 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की होती है। और दहेज शब्द का मतलब वही होगा जो दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की धारा 2 के अंतर्गत दिया हुआ है। आई होप सब चीज़ें यहाँ समझ आ गई होंगी दहेज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, ये कह रहे हैं कि कौन सी वो धारा है तो शिशु हत्या पर अंकुश लगाने के लिए डिजाइन की गई है, बनाई गई है, मतलब इनमें से कौन सी धारा जो है शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाती है। तो डी का जो है राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर, 54 का राइट ऑप्शन होगा डी, सेक्शन 315, ठीक है। और अगर हम बीएनएस की बात करें तो वहाँ लगभग सेक्शन 91 के समथिंग इस चीज़ का प्रोविजन करता है। क्वेश्चन नंबर 55 हिंदू मैरिज 55 जो है हिंदू मैरिज एक्ट से है, जिसमें पूछा कि तलाक का दोषपूर्ण सिद्धांत शामिल है, यानी कि वो कौन से प्रोविजंस हैं यहाँ पर जिनमें तलाक के ग्राउंड्स दिए हुए हैं। ठीक है, 13B में तो म्यूचुअल डिवोर्स की बात की गई है सहमति से। सेक्शन 11 जो है वो शून्य विवाह की बात करता है, वॉइड मैरिज की। तो यहाँ पर देखिए तलाक के जो सिद्धांत है वो 13(1) में भी दिए हुए हैं, 13(2) के अंतर्गत भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी इन्होंने ठीक तरीके से नहीं फ्रेम किया है। ए एंड जो है ये वाला डी, इसमें दोनों ही इसके आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 बात करता है कि हिंदू मेंटेनेंस और एडॉप्शन एक्ट 1956 के तहत दोनों में से कौन सी परिस्थिति में एक आश्रित एक संपत्ति के एक ट्रांसफरी के खिलाफ रखरखाव के अपने अधिकार को लागू कर सकते हैं। यानी कि जो डिपेंडेंट्स है, आश्रित है, वो उस व्यक्ति से जिसको संपत्ति ट्रांसफर की गई है, जिस संपत्ति पर वो आश्रित था उस संपत्ति को अगर ट्रांसफर कर दिया तो जिस पर्सन को ट्रांसफर किया उसके अगेंस्ट वो मेंटेनेंस के अधिकार को लागू कर सकता है, जिसमें से उसे मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार है। कैसे होगा देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में, केवल जब ट्रांसफरी को ऐसे अधिकार का नोटिस हो, केवल जब ट्रांसफरी ऐच्छिक हो, तो दोनों कंडीशंस में प्राप्त कर सकता है, तीसरी कंडीशन में नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 ने पूछा है कि निम्नलिखित न्यायालयों न्यायाधिकरणों में से एक जनहित याचिका को ग्रहण नहीं कर सकते। इनमें से कौन है जनहित याचिका नहीं कर सकता? तो आप लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, वो नहीं कर सकता। बाकी ये दोनों जो है PIL को ग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको PIL के संबंध में थोड़ा सा बता दूं। PIL की जो शुरुआत की थी वो SP गुप्ता बनाम भारत संघ के केस में PN भगवती जी के द्वारा की गई थी। और सबसे पहला मामला जिसमें PIL को सुना गया था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का निम्नलिखित में से कौन सा वो क्लॉज है जो उपभोक्ता शब्द को परिभाषित करता है? तो इस अधिनियम के 21D के अंदर जो है उपभोक्ता शब्द को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 बात करता है लॉ ऑफ टैक्सेशन से, जिसमें यह पूछा गया है कि लॉ ऑफ टैक्सेशन का जो सिद्धांत है कि कानूनी अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा, ये किसमें वेस्टेड है? तो बस सीधी सी बात है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 में बात करता है कि
जो लॉ ऑफ टैक्सेशन है इसके अंतर्गत अगर कोई भी टैक्स लगाओगे तो वो ही टैक्स लगाया जाएगा जो कानून के अंतर्गत प्रावधान है। तो उसके अलावा अब बिना कानून के प्रोविजंस के आपको टैक्स नहीं लगा सकते। ऐसा प्रोविजन आर्टिकल 265 के अंतर्गत किया गया है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान रखना, मतलब आगे ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट पूछा है कि इनकम टैक्स एक्ट की वो कौन सा सेक्शन है जिसके अंतर्गत अन्य व्यक्तियों की आय कर निर्धारित की कुल आय में शामिल है। यानी कि व्यक्तियों की जो आय निर्धारित की जाती है उसमें कुल आय में उसको शामिल किया जाता है। तो 61 का राइट ऑप्शन होगा डी वाला। 60 से 65 तक के सेक्शन आप इनकम टैक्स के देखेंगे तो उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 62 है वो उसमें बात की गई है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 जो है कब से लागू है, लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो 62 का राइट ऑप्शन है सी वाला, मार्च 1894 का पहला दिन, यानी कि 1 मार्च 1894 को लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 जो है लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सजा सेशन कोर्ट दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैन द कोर्ट ऑफ सेशन पास, डेथ सेंटेंस, रिगोरियस, सिंपल या एनी सेंटेंस अथोराइज्ड बाय लॉ। लेकिन मौत की सजा की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। तो कौन सी दे सकता है भाई, ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, कोई भी दे सकता है, बट जो मृत्यु दंड देगा उसकी पुष्टि हाई कोर्ट से करानी होगी। अगर कोर्ट ऑफ सेशन की पनिशमेंट की बात करें तो सीआरपीसी में सेक्शन 28 में बात की गई थी एंड 22 बीएनएसएस में बात की गई है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन लॉ द्वारा ऑथराइज्ड कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, बट सेशन कोर्ट अगर मृत्यु दंड की सजा देगा तो हाई कोर्ट से उसको कंफर्म मतलब पुष्टि उसकी करानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी विदेशी जजमेंट के लिए आवश्यक नहीं है। तो विदेशी जजमेंट के लिए क्या जरूरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अ फॉरेन जजमेंट टू बी कंक्लूसिव। इसे केस की मेरिट पर दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पर आपको पहले थोड़ा सा ये बता दें कि ये सेक्शन सीपीसी यानी कि ये क्वेश्चन सीपीसी के सेक्शन 30 पर डिपेंड है। ठीक है, इसे केस की मेरिट पर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर नोट पूछे, ध्यान रखिएगा, सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया हो, धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया और दुश्मन देश की अदालत द्वारा हो। तो सीधी सी बात है, सेक्शन 13 में आपको चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी, बट मामला इस प्रकार से नहीं दिया गया होना चाहिए। ठीक है, डी राइट ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है माइनर्स और अनसाउंड माइंड यानी कि अवयस्क और जो विकृत व्यक्ति होते हैं उनके हितों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑर्डर विशेष रूप से बात करता है। तो ऑर्डर सीपीसी का 32 आपको इनके संबंध में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 66 भी जो है सीपीसी से संबंधित है। इसमें पूछा है कि सीपीसी का वो कौन सा ऑर्डर है जो वाद विवाद को संचालित करने वाले साधारण नियमों का पालन करने के संबंध में है। तो ऑर्डर 6 बात करता है वाद विवाद के संबंध में। ठीक है, विच ऑर्डर ऑफ द सीपीसी लेज डाउन जनरल रूल्स गवर्निंग प्लीडिंग इन कोर्ट। तो प्लीडिंग से संबंध जनरल रूल्स कहाँ पर हमारे ऑर्डर 6 के अंदर। ठीक है, ऑर्डर 7 में जो है वो प्लेंट वाद पत्र के बारे में बात की गई है एंड सेक्शन 8 में जो है वो अभिवचन के बारे में, और सेक्शन 9 जो है पक्षकारों की प्रेजेंट की बात करता है। 67 कह रहा है कि धारा 100 के तहत दूसरी अपील कहाँ होगी। तो क्वेश्चन ये भी देखो, उन्होंने रॉन्ग तरीके से इसके सारे आंसर दे रखे हैं। सॉरी एवरीवन, क्वेश्चन तो सही है बट इसके ऑप्शन गलत है। देखिए सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग सेकंड अपील जो है हाई कोर्ट में ही होगी और ये लॉ के सब्सटेंशियल क्वेश्चन पर ही की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68 बात करता है सर्टियोरी रिट की, किसके विरुद्ध जारी की जाती है। तो ये देखिए न्यायिक और अर्धन्यायिक बॉडीज के खिलाफ जारी की जा सकती है अगर वो अपना वर्क जो अच्छे से ना करें। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट यह रिट फाइल नहीं की जाती है, उत्प्रेषण रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है केस से कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में यह कहा कि सरकारी या निजी चिकित्सा पेशे के प्रत्येक सदस्य का यह परमानेंट लाइबिलिटी है कि प्रत्येक जो घायल व्यक्ति है वाउंड पर्सन है उसको बिना प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के तुरंत चिकित्सा देना। एक तरीके से अगर हम कहें तो किस केस में कहा गया था कि स्वास्थ्य का जो चिकित्सा का जो अधिकार है वो व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अगर समझ आया होगा तो आर्टिकल 21 ध्यान से पढ़ोगे तो ध्यान आ रहा होगा कि चिकित्सा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है। यह कहा गया था परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो ये केस की कहानी थी कि चाहे अस्पताल सरकारी हो या निजी हो,
ठीक है, चिकित्सा पैसा हो किसी भी व्यक्ति को अगर घायल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहले उसकी जो है प्रक्रियात्मक औपचारिकता कंप्लीट करेंगे, यानी कि प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेंगे, नहीं, उसको इमीडिएट क्या देना होगा, ट्रीटमेंट उनको देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 जो केस लॉ से संबंधित है, इसमें ये पूछ रहे हैं, बट यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शनल था, चैलेंजिंग था, क्वेश्चन गलत पूछा गया था। आप देख रहे हैं कि 14 में भी काफ़ी क्वेश्चन उन्होंने गलत पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 ये कह रहा है कि अगर यह प्रूफ हो जाए कि एक व्यक्ति के बारे में इतने सालों से नहीं सुना गया, तो उनके द्वारा जो मतलब मोस्टली वो लोग थे जो अगर वो जीवित होता तो उसके बारे में सुनते, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 108 के अकॉर्डिंग अनुमान लगाया जाता है कि वो मर गया। भाई जिन लोगों को उसके बारे में सुनना चाहिए था उन लोगों ने नहीं सुना, तो क्या अनुमान लगाया जाए कि वो व्यक्ति मर गया। कितने साल की यहाँ पर अवधि दी हुई है, तो यहाँ पर जो सालों की अवधि है वो दी हुई है 7 वर्ष। राइट ऑप्शन बी। बट आपको हम यहाँ पर बता दें ये चीज़ें इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 108 में थी, बट यही चीज़ें आपको जो 7 वर्ष की प्रिजम्पशन है सेक्शन 111 BSA के अकॉर्डिंग मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 72 बात करता है कि एक मूक गवाह, ठीक है, एक डम्ब विटनेस जो है वो ओपन कोर्ट में रिटन तौर से अपना एविडेंस दे सकता है। वो कैसे माना जाएगा, जैसे उसने ओरली एविडेंस दिया हो। भाई वो कैसे है, डम्ब है, बोल नहीं सकता, संसूचित नहीं कर सकता सामने वाले को, तो वो लिखित रूप में या संकेत द्वारा जैसे भी वो मतलब उसको बना सके समझने योग्य उस तरीके से दे सकता है। तो कैसे माना जाएगा, ओपन कोर्ट में देगा, बट यह माना जाएगा कि उसने ओरली दिया है। अगर हम बात करें जो है डम्ब विटनेस की संसूचित करने में असमर्थ साक्षी की, तो 119 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में आता था और 125 जो है 125 BSA में आएगा। ध्यान रखना ये चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बताते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 ये कह रहा है कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं इनमें एक सार्वजनिक क्या नहीं है, सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। तो देखिए बैंक के खाते, उच्च न्यायालय का निर्णय, पंजीकृत बिक्रीनामा। तो यहाँ पर इन्होंने हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सार्वजनिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आप ये बताइए कि बैंक के जो खाते होते हैं लोगों के, क्या उन्हें आप सार्वजनिक दस्तावेज कह सकते, नहीं कह सकते। तो यहाँ पर ये हमसे नहीं तो पूछें कि कौन सा सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है तो भाई बैंक के खाते जो है वो भी सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सार्वजनिक दस्तावेज की कैटेगरी में नहीं आती है। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इन्होंने रॉन्ग पूछा है। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड सेल डीड है तो रजिस्टर्ड सेल डीड भी किसी की क्या होती है, पर्सनल होती है, पब्लिक नहीं होती। तो यहाँ पर अगर ये पूछते कि कौन सा सार्वजनिक दस्तावेज है तो हाई कोर्ट के डिसीजन आते, बट क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर रॉन्ग पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 जो ये कह रहा है कि कर्मचारियों की जो सुरक्षा, सेफ्टी, ठीक है, उनकी सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर को क्या करना, इंश्योर करने के लिए अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कौन से एक्ट का ये प्राथमिक उद्देश्य है, तो जो हमारा औद्योगिक अधिनियम है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का ये पहला प्राथमिक पर्पस है। क्वेश्चन नंबर 75 ये कह रहा है कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि क्या शिक्षक मजदूर नहीं है, यानी कि जो शिक्षक हैं वो मजदूर माने जाएंगे, क्या वो मजदूर होंगे। 75 ने ये पूछा कि कौन से केस में कहा गया था, तो सुंदरमल बनाम गोवा सरकार का केस है जिसमें यह कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि क्या शिक्षक मजदूर की कैटेगरी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा औद्योगिक विवाद अधिनियम से, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2CC के तहत ये पूछ रहे हैं कि क्लोजर बंद का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। कर्म स्थान, यानी कि जहाँ पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, प्लेस कह सकते हैं इसको, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या उसके किसी भाग का स्थायी रूप से बंद होना। स्थायी रूप से बंद होने की बात करें, देखिए कर्म स्थान यानी कि प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या उसके किसी भाग का आंशिक रूप से, अस्थायी रूप से, अल्पकालीन रूप से। तो ये क्लोजर के अंतर्गत उसका स्थायी रूप से बंद होना जो है माना जाएगा। 76 का राइट ऑप्शन है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट होता है 77। अब देखते हैं क्वेश्चन किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से केस की पेंडेंसी के दौरान, मतलब वाद लंबित हो, रेफरेंस दिया जा सकता है, मतलब निर्देश जो है दिया जा सकता है। कौन से केस के अंतर्गत, अधीनस्थ न्यायालय कानून के एक प्रश्न पर सुझाव के लिए मामले की हाई कोर्ट को रेफर कर सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर इसी को पावर है। 77 का राइट ऑप्शन सही उत्तर है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। एक व्यक्ति फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। फैसले की समीक्षा यानी कि जो डिसीजन दिया गया है उसके रिव्यू के लिए वो क्या करेगा, आवेदन कर सकता है। कब कर सकता है, वह एक डिक्री ऑर्डर से दुखी है,
जिसमें से अपील की अनुमति है, बिल्कुल, लेकिन किसी अपील को प्रधानता उसने नहीं दी थी अभी। वह किसी डिक्री आदेश से दुखी जिसमें अपील की अनुमति नहीं है। ये कह रहे कि वो रिव्यू किस केस में कर सकता है, वह छोटे मामलों के न्यायालय से एक रेफरेंस पर हुए निर्णय से व्यतीत है, लोक अदालत द्वारा। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। इनमें से किसी भी ग्राउंड पर वो जो है रिव्यू के लिए आवेदन कर सकता है, पुनर्वलोकन के लिए आवेदन कर सकता है। सेक्शन 79 कह रहा है कि रिवीजन का उपचार उपलब्ध नहीं है। कौन से मामले हैं जिनमें रिवीजन का उपचार उपलब्ध नहीं है? मामले जिसमें पहली अपील झूठ है, दूसरी अपील भी झूठ है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर, तो इनमें किसी में भी उपचार नहीं है, रिवीजन नहीं डाल सकते। राइट ऑप्शन है 79 का डी। 80 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक विदेशी पुरस्कार है? जो आपको चार्ट दिख रहे हैं इनमें एक विदेशी पुरस्कार है, कौन सा होगा? आर्बिट्रेशन का एक पुरस्कार जहां कम से कम एक पार्टी गैर भारतीय है। फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन का पास पुरस्कार, आर्बिट्रेशन में पास पुरस्कार जहां दोनों पार्टी गैर भारतीय हैं। तो यहाँ पर 80 का सही उत्तर होगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 81 आ रहा है, यदि कोई पुरुष है वो किसी ऐसी महिला से शादी करता है जो उसके साथ निषिद्ध संबंधों में है और उनके रिवाज इस कार्य के लिए उसको अनुमति नहीं देते, तो इस तरह के व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा? तो बिल्कुल हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन बी के अंतर्गत इस प्रकार के व्यक्ति की पनिशमेंट की बात की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 भी हिंदू मैरिज एक्ट से है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा निश्चित करती है कि एक शून्य विवाह से पैदा बच्चा वैध होगा? तो सेक्शन 16 यानी कि ऑप्शन होगा 82 का डी वाला सही। निम्नलिखित में से कौन सा के तथ्य जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत दीवानी और आपराधिक मामलों में प्रासंगिक नहीं है? तो सेक्शन 8 आप पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, और 2023 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 6 अगर पढ़ेंगे तो उसमें मकसद भी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, मोटिव यानी कि हेतु, आचरण भी और तैयारी भी है, बट अटेम्प्ट यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर रिलीवेंट नहीं है प्रयास। राइट ऑप्शन है 83 का बी। क्वेश्चन नंबर 84 आता है कि बटना का यहाँ पर क्या मीनिंग है? तो बेस्ट यहाँ पर बाइलैटरल एग्रीमेंट टू नेगोशिएशन एंड आर्बिट्रेशन, बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, बाइलैटरल ट्रेड नेगोशिएबल एग्रीमेंट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है बटना का बी वाला कि बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। 85 क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन जो एक्ट है 1996 का, उसकी धारा 9 जो है वो किससे संबंधित है? न्यायालय द्वारा लिए गए अंतरिम उपाय से, न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों से, ए और बी दोनों से। तो सेक्शन 9 जो है वो न्यायालय द्वारा लिए गए जो है अंतरिम आदेश, इंटरिम मेजर से संबंधित है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 86 अब आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से देश से भारत के संविधान ने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 13 में इन्वेस्टेड जो की गई है 13 के अंतर्गत ही तो है लॉ को रिव्यू करने की शक्ति। 87 कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान भी भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल को स्थगित नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 20-21 को पोस्टपोन नहीं कर सकते, बी ऑप्शन सही है। 359 जब पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें भी देखने के लिए मिलेगा। 88 कह रहा है कि बातचीत लायक नहीं है कि प्रभाव का किस धारा में उल्लेख किया गया है? इफेक्ट ऑफ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग इज मेंशन्ड अंडर 130 कि बातचीत के लायक नहीं किसी भी चीज़ के बारे में जो है सेक्शन 130 में यहाँ पर बात की गई है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 16 किस चीज़ को परिभाषित करता है? 89 का है फुल और इन ब्लैक समर्थन, यानी कि आप 89 का राइट ऑप्शन होगा सी। एंडोर्समेंट इन फुल को कर रहा है, एंड एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, ठीक है, इन फुल और इन ब्लैंक को जो क्या कर रहा है परिभाषित करता है 16 NIA का। क्वेश्चन नंबर 90 है CRPC से संबंधित है, जिसमें यह पूछा है कि CRPC की किस सेक्शन के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर को यह लायबिलिटी का पालन करना पड़ता है कि वह आरोपी को जमानत के अधिकार में सूचित करके अगर उसको अरेस्ट करे तो उसको बताओ कि इसके क्या इस मामले में जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर हम बात करें CRPC की तो सेक्शन 50 के अंतर्गत आता है, BNSS में सेक्शन 48 के अंतर्गत आता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के अंतर्गत उसको सारी चीज़ें बतानी होती कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। 20 के अंतर्गत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के अंतर्गत उसको जमानत के आधार बताने होंगे, गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे।
91 कह रहा है कि किस परिस्थिति में कोर्ट जो है वो फरार व्यक्ति की संपत्ति की जब्ती के लिए उद्घोषणा जारी कर सकती है। वह व्यक्ति जिसके बारे में उद्घोषणा जारी की गई है कि संपत्ति को व्यवस्थित करने वाला है, उसको मतलब बेचने वाला है। वह व्यक्ति जिसके बारे में उद्घोषणा जारी की गई है कि वह संपत्ति किसी हिस्से को व्यवस्थित करने वाला है। व्यवस्थित व्यक्ति जिसके बारे में डिक्लेयर किया गया है कि न्यायालय के स्थान क्षेत्राधिकार से अलग अपनी पूरी या कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा वहां से रिमूव करने वाला है। तो राइट ऑप्शन है डी, सारी कैटेगरी में वो क्या कर सकता है, जब्ती का आदेश दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा है 482 सीआरपीसी से, ठीक है, कि सीआरपीसी में जो इनहेरेंट पावर है वो किसको दी हुई है, तो हाई कोर्ट को दी हुई है। और ये सेक्शन 482 तो है सीआरपीसी का, बट यहाँ पर 528 यानी कि बीएनएसएस के सेक्शन यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 528 में इनहेरेंट पावर की बात की गई है। इनहेरेंट पावर होती है, देखिए जो हमारे विधियाँ बनाई जाती हैं वो ऐसे तो नहीं है कि जो बनाने वाले हैं विधायिका जो है कि मेंबर जो हैं वो बिल्कुल ही आपके इतने दूरदर्शी हों कि आगे तक की हर चीज़ को शामिल कर सकें। कुछ प्रोविजंस को तो लोग शामिल कर लेते हैं, बट हर एक प्रोविज़न को शामिल नहीं किया जा सकता। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि जिसके संबंध में हमारा लॉ बिल्कुल मौन है, कोई बात नहीं कहता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का राइट डिसीजन लेने के लिए कोर्ट को इन सेक्शंस के अंतर्गत एक अनलिमिटेड पावर दी जाती है कि वो किसी भी ऑर्डर को प्रभावित कर सके। अगर कोई कोर्ट के प्रोसीजर का मिसयूज करा तो उसको रोक सके, इस प्रकार के काम यहाँ कर सकता है। और कोई भी वो काम जिससे जस्टिस लोगों को मिल सके ऐसा कर सकता है। इनहेरेंट पावर दी हुई है जो हमारे सीआरपीसी के बीएनएसएस में हाई कोर्ट को है, और 151 जब सीपीसी का पढ़ेंगे तो उसमें सभी न्यायालयों को प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि लैटिन मैक्सिम यूबी जस्ट इबी रेमेडियम, यानी कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। तो बिल्कुल बात आपको मिलेगी, जहां अधिकार है वहां उपाय है, यानी कि यहाँ उपचार एडॉप्शन है इसका ए वाला। ये टोट में आ जाती है। लैटिन मैक्सिम है इंजूरिया साइन डैमनम, ये क्वेश्चन भी आपका टोट से संबंधित है। तो इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब है कि नुकसान किए बिना कानूनी अधिकार का उल्लंघन, ठीक है, यानी कि नुकसान नहीं हुआ बट क्या हुआ, कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो गया। एसवी बनाम वाइट का केस इसमें बिल्कुल फेमस, आप लोग जानते हो। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि मांगों से संबंधित प्रावधान के मोटर व्हीकल एक्ट के कौन से सेक्शन के अंतर्गत दिया हुआ, तो 165 से 175 तक ध्यान रखिएगा। सेक्शन बेस पूछे तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये पूछ रहे 96 में कि जनहित याचिका PIL निम्नलिखित में से किस आवश्यकता की छूट है, तो लॉकस स्टैंड है, यानी कि कोई भी व्यक्ति को यहाँ पर अथॉरिटी है वो सूट फाइल PIL डाल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका का मामला इनमें से, यानी कि एक 4 केसेस हैं आपके सामने, इनमें एक केस वो है जो जनहित याचिका से संबंधित नहीं है। तो केस वन तो भारतीय बनाम केरल का जो केस है ये PIL से रिलेटेड नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलग मैटर से है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेम्बल उसका भाग है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें खोली गई हैं, बट ये PIL से संबंधित केस तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से क्या एक सीनियर एडवोकेट द्वारा किया जा सकता है, जूनियर एडवोकेट के निर्देश पर ग्राहक की ओर से रियायतें देना, ठीक है, ये कर सकता है। देखिए काम करने की बात कर रहे हैं, एक प्लीडिंग ड्राफ्ट करने के निर्देश स्वीकार करें, ग्राहक से सीधे निर्देश ग्रहण कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार सीनियर एडवोकेट ये काम कर सकते हैं कि जूनियर एडवोकेट के निर्देश पर ग्राहक की ओर से रियायतें दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के मीन्स प्रॉफिट का क्या अर्थ है, ये CPC से लिया गया है। ठीक है ना, कि वे लाभ जिनके द्वारा इस संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वास्तव में प्राप्त हुआ है या हो सकता है, साथ ही ऐसे मुनाफे का ब्याज भी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये गलत तरीके से कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण मिला मुनाफा। तो बी वाला जो है वो नहीं ले सकते, केवल इसमें आपके ए वाले आएंगे। 99 का राइट ऑप्शन है ए, सही उत्तर है ए। आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट एंड 100 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, निष्पादक और प्रशासक, हिंदू कॉर्पोरेशनर्स, ऋणदाता, इंटरमेडिएटर। अब देखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसकी बात पूछी है, तो अब यहाँ पर ये बताओ आप यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस किस को मान सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी इन्होंने जो है गलत पूछा है। तो अब आप देख रहे होंगे कि कितने क्वेश्चन AIB जो है 14 के अंदर भी गलत पूछे गए हैं। तो कोई बात नहीं, इस प्रकार के जो गलत क्वेश्चंस होते हैं उनको स्किप करके ही जो है मेरिट लगाई जाती है। जैसे AIB 19 के अंदर जो है 93 पर मेरिट लगी थी और उसी के अकॉर्डिंग लगाई गई थी, और आपके लगभग 7 क्वेश्चन जो थे रॉन्ग थे, तो उनको चैलेंजिंग किया गया था और एग्ज़ाम पेपर से उनको हटा दिया गया था।
तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सभी वीडियोस पर कमेंट करें, ताकि हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए एक प्रोत्साहन मिल सके, एक एनर्जी मिल सके कि आप सभी हमारी वीडियोस देख रहे हैं। धन्यवाद।